आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है, जिसके बिना रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये न केवल दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने का माध्यम है, बल्कि खबरों से अपडेट रहने, नए विचार जानने और मनोरंजन पाने का सबसे लोकप्रिय साधन भी बन चुका है। हालांकि सोशल मीडिया के कई फायदे हैं। ये आपको दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है, आपको अपनी बात कहने और अपनी रचनात्मकता दिखाने का मंच देता है। इसके जरिए ना केवल लोगों में अपने सपनों को साकार किया है, बल्कि कई ने समाज में बदलाव लाने का भी प्रयास किया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया पर जितना कुछ चमचमाता हुआ और आकर्षक लगता है, वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दिखाता है जो सबसे बेहतरीन या सबसे दिलचस्प हो। इस आभासी दुनिया में चीजों को देखकर किसी के बारे में धारणा बना लेना आसान है, लेकिन अक्सर जो दिखता है वो वास्तविकता से बहुत अलग होता है। इसी भ्रम को समझाने और इसकी गहराई को उजागर करने के लिए आज हम एक सच्ची घटना पर चर्चा करेंगे। ये घटना बताती है कि सोशल मीडिया की दुनिया में बनावटीपन और हकीकत का फर्क कितना बड़ा हो सकता है। कई बार ये फर्क ना केवल हमारी सोच को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी उलझनों में डाल सकता है। तो आइए इस कहानी के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया की चमकती दुनिया के पीछे छिपी हुई सच्चाई क्या होती है और क्यों इसे आंख मूंद कर सच मान लेना खतरनाक हो सकता है। यह घटना दिल्ली के नरेला क्षेत्र की है। साल 2012 की बात है, जब सिया, जो 23 साल की थी, अपनी 2 साल की बेटी आर्या के साथ किराए के एक छोटे से कमरे में रहने आई। सिया ने हाल ही में एक कठिन दौर देखा था। वो बेरोजगार थी, लेकिन अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए कुछ करने का मजबूत इरादा रखती थी। जल्दी ही उसे एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी मिल गई, जहां वो रोजाना कड़ी मेहनत करती थी। सिया के मकान वाली की बेटी निशा, उसके साथ उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई, जो धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। निशा, जो सिया से उम्र में थोड़ी छोटी थी, उसकी बेटी आर्या का ख्याल रखती थी। जब सिया अपने काम पर जाती थी, सिया को निशा पर पूरा भरोसा था और निशा भी इस जिम्मेदारी को दिल से निभाती थी। ये दोस्ती और आपसी सहयोग दोनों के लिए एक सहारा बन गया था। लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली जिंदगी के पीछे कई ऐसे पहलू छिपे थे जो धीरे धीरे सामने आने वाले थे। 2014 में सिया की मुलाकात फेसबुक पर रोहित नाम के एक लड़के से हुई। रोहित, जो आगरा में बुक बाइंडिंग का काम करता था, सिया की प्रोफाइल को देखकर उससे बात करने लगा। दोनों की बातचीत पहले सामान्य रही, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती में बदल गई। बातचीत के दौरान रोहित ने सिया की जिंदगी के संघर्षों को समझा और उसने उसे सहारा देने की बात की। कुछ महीनों बाद रोहित ने सिया से अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि वो न केवल सिया से शादी करेगा, बल्कि उसकी बेटी आर्या को भी अपनी बेटी की तरह अपनाएगा। यह सुनकर सिया को ऐसा लगा जैसे उसके अकेलेपन और मुश्किलों का अंत हो गया हो। रोहित का यह वादा उसकी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आया। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। रोहित ने सिया को भरोसा दिलाने के लिए आगरा से दिल्ली आकर उससे मुलाकात भी की। पहली बार रोहित से मिलकर सिया को लगा कि शायद वो वही इंसान है जिसका उसे इतने सालों से इंतजार था। लेकिन किस्मत हमेशा सिया के पक्ष में नहीं रहती थी। जहां एक तरफ उसकी जिंदगी में प्यार की दस्तक हुई, वहीं दूसरी तरफ मकान मालिक की बेटी निशा, जो उसकी अच्छी दोस्त थी, धीरे धीरे बदलने लगी। निशा को सिया और रोहित के रिश्ते पर शक होने लगा था। उसने ये महसूस हुआ कि सिया उससे कुछ छिपा रही है। निशा ने धीरे धीरे सिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन निशा ने सिया से सीधे सीधे पूछ लिया, क्या तुम रोहित के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं चाहती?
सिया ये सुनकर चौंक गई। उसने निशा को समझाने की कोशिश की कि रोहित एक अच्छा इंसान है और वो सिया को एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निशा को यह रिश्ता सही नहीं लगा। उसने सिया को चेतावनी दी कि ऑनलाइन रिश्ते अक्सर धोखा देते हैं। सिया ने निशा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे रोहित पर पूरा भरोसा था, लेकिन यह भरोसा सिया की जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा ये उसे खुद भी नहीं पता था। 2015 में सिया और रोहित ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद सिया को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। रोहित का स्वभाव उसके लिए बेहद सहयोगात्मक और प्यार भरा था। रोहित ने न सिर्फ सिया का ख्याल रखा बल्कि उसकी बेटी आर्या को भी अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण और खुशहाल रही। लेकिन 2018 में एक दिन सिया को घर की सफाई करते हुए रोहित के कुछ पुराने दस्तावेज मिले। इनमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और कुछ स्कूल के प्रमाण पत्र शामिल थे। इन दस्तावेजों को देखकर सिया के होश उड़ गए। दस्तावेजों में लिखा नाम फैजान था और धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिखा हुआ था। यह देख सिया को विश्वास ही नहीं हुआ कि रोहित ने अपने असली पहचान उससे छुपाई थी। उस रात सिया ने रोहित से इस बारे में बात की। उसने पूछा, ये दस्तावेज क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हारा नाम रोहित नहीं है? और तुमने मुझसे अपना धर्म क्यों छिपाया? रोहित या कहें फैजान, उसने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब सिया ने जोर दिया तो उसने सच कबूल लिया। उसने कहा, हाँ, मेरा असली नाम फैजान है और मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। लेकिन मेरा प्यार सच्चा था सिया, मैंने तुम्हें और आर्या को अपना माना है। सिया के लिए यह सच किसी सदमे से कम नहीं था। वो रात भर सोचती रही कि अब क्या किया जाए। उसे लगा जैसे फैजान ने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन आर्या की वजह से उसने इस सच्चाई को छिपा लिया। उसने सोचा कि अगर ये बात बाहर आई तो उनकी शादी और बेटी की जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद सिया ने अपनी शादी बचाने की कोशिश की। वो खुद को समझाने लगी कि फैजान का प्यार सच्चा है और शायद वो उसका अतीत भूलकर आगे बढ़ सकती है। हालांकि अंदर ही अंदर वो हमेशा इस धोखे को लेकर परेशान रहती। वो फैजान पर विश्वास करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसके मन में ये सवाल उठता कि और क्या क्या छिपा हो सकता है। इस बीच पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी उनकी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने फैजान के व्यवहार और धार्मिक पहचान को लेकर शक जताया। सिया ने हर बार उनकी बातें टाल दी, लेकिन उसका मन अशांत रहने लगा। फैजान का असली नाम और पहचान का सच उनकी शादीशुदा जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से आगे का रास्ता बेहद मुश्किल और अनिश्चित लगने लगा। सिया और फैजान की शादी, जो कभी प्यार और विश्वास पर आधारित लगती थी, अब संघर्ष और दर्द का मैदान बन गई थी। फैजान ने सिया पर धीरे धीरे कई पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। वो सिया को बाहर जाने, दोस्तों से मिलने और यहां तक कि अपने परिवार से बात करने तक से रोकने लगा। हर बात पर उसका गुस्सा बढ़ने लगा और सिया को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। कुछ महीनों बाद सिया ने फैजान के बारे में और जानकारी हासिल करने की ठानी। उसने चुपचाप उसके फोन और दस्तावेजों की जांच करनी शुरू की। एक दिन उसे फैजान की पुरानी तस्वीरें और कुछ मैसेज मिले, जिनसे उसे पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। फैजान की पहली पत्नी और 3 बच्चे मेरठ में ही रहते थे। ये जानकर सिया का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ ना सिर्फ धोखा हुआ है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर आधारित थी। उस रात जब फैजान घर लौटा तो सिया ने उसका सामना किया। उसने गुस्से में पूछा, तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे 3 बच्चे हैं।
तुमने मेरी और आर्या की जिंदगी क्यों बर्बाद की? फैजान ने पहले तो माफी मांगी, लेकिन जल्दी ही उसका व्यवहार आक्रामक हो गया। उसने कहा, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छत और सहारा दिया, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फैजान के इस रवैये ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना आसान नहीं था। आसपास के लोग भी अब उसकी परेशानी को महसूस करने लगे थे। मकान मालिक की बेटी निशा, जो कभी सिया की अच्छी दोस्त थी, उसने उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब कुछ ठीक है? लेकिन सिया ने हमेशा की तरह अपने दर्द को छिपा लिया। सिया ने खुद को मजबूत करने की ठानी। वो अब इस रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। उसने कुछ महिला संगठनों और पुलिस से संपर्क करने का सोचा, लेकिन हर बार उसे डर लगता कि फैजान उसे और आर्या को नुकसान पहुंचा सकता। 28 मार्च 2020 की वो काली रात सिया और उसकी बेटी आर्या के जीवन का अंत लेकर आई। फैजान, जो पहले से ही गुस्से और तनाव में रहता था, उस रात हद से गुजर गया। सिया और फैजान के बीच का झगड़ा इस बार इतना बढ़ गया कि सिया ने गुस्से में चाकू उठाकर फैजान पर हमला कर दिया। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन इस घटना ने फैजान के भीतर दबी हिंसा को उकसा दिया। फैजान ने सिया पर हमला करते हुए उसका गला दबा दिया। सिया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैजान का गुस्सा इतना बेकाबू था कि उसने उसे मरने तक नहीं छोड़ा। सिया का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों बाद 10 साल की मासूम आर्या ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो डर के मारे कोने में दुबकी हुई थी, लेकिन फैजान की नजर उस पर भी पड़ी। उसे लगने लगा कि अगर आर्या जिंदा रही तो वो इस घटना की गवाह बन जाएगी और उसे पुलिस के सामने पेश कर दिया जाएगा। अपने डर और अपराध बोध के चलते उसने आर्या का भी गला घोट दिया। उस कमरे में अब सिर्फ खामोशी और खून का मंजर था। फैजान ने अपनी पत्नी और सौतेली बेटी को मारकर खुद को एक ऐसी स्थिति में डाल लिया था जहां से लौटना संभव ही नहीं था। लॉकडाउन के कारण फैजान बाहर निकलकर लाशों को ठिकाने नहीं लगा सका। अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने घर के बेडरूम में ही फर्श को तोड़ा और गड्ढा खोदकर सिया और आर्या की लाशों को वहां दफना दिया। शवों को जल्दी सड़ने से बचाने के लिए उसने उनके ऊपर नमक और मिट्टी की मोटी परत डाली। फिर उसने गड्ढे को भरकर फर्श को वैसे ही ठीक कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। इसके बाद भी फैजान उसी कमरे में आराम से रहने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बेडरूम में सोता, खाना खाता और रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो निपटाता। लेकिन उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। कमरे में दफन लाशों का बोझ उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। हर रात उसे ऐसे लगता जैसे सिया और आर्या की आत्माएं उसे घूर रही हैं। सिया की दोस्त निशा, जो उसकी पुरानी सहेली और मकान मालिक की बेटी थी, उसके संपर्क में रहने की कोशिश करती रही। लेकिन जब कई दिनों तक सिया और आर्या का कोई पता नहीं चला तो निशा को चिंता होने लगी। पहले उसने सोचा कि शायद सिया अपने किसी रिश्तेदार के घर गई होगी, लेकिन जब हफ्ते बीत गए और कोई खबर नहीं मिली तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। निशा ने आखिरकार स्थानीय पुलिस थाने में जाकर सिया और आर्या की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इसे एक सामान्य मामला समझकर गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने निशा से कहा कि सिया शायद अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी और कुछ दिनों में लौट आएगी। लेकिन निशा को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने खुद फैजान से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके गोलमोल जवाबों से उसका शक और गहरा हो गया। निशा ने हार मानने की बजाय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उसने उन्हें समझाया कि सिया के अचानक गायब हो जाने की घटना जो है वो सामान्य नहीं है, और उसने अपना शक फैजान पर जताया।
अधिकारियों ने मामला गंभीरता से लिया और फैजान को थाने में बुलाकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में फैजान ने बहाने बनाते हुए कहा कि सिया अपनी बेटी के साथ खुद ही घर छोड़कर चली गई है। लेकिन जब पुलिस ने उसे बार बार कड़े सवाल पूछे और उसके जवाबों में विरोधाभास पाया तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने गुस्से में सिया और उसकी बेटी आर्या की हत्या कर दी थी। फैजान की बात सुनकर पुलिस ने तुरंत उसके घर की तलाशी ली। निशा भी वहीं मौजूद थी। जब पुलिस ने बेडरूम की फर्श को ध्यान से देखा तो उसे बाकी हिस्सों से अलग पाया। पुलिस को शक हुआ कि वहां कुछ दफनाया गया है, तो उन्होंने फर्श को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, गड्ढे के अंदर से 2 कंकाल बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत इन कंकालों को फॉरेंसिक लैब भेजा, जहां डीएनए टेस्ट किया गया। कुछ ही दिनों में पुष्टि हो गई कि यह कंकाल सिया और उसकी बेटी आर्या के ही थे। इस सच्चाई ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अगर निशा ने समय रहते सिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट ना लिखवाई होती और पुलिस पर दबाव ना बनाया होता तो शायद यह सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। निशा की हिम्मत और दृढ़ता ने न्याय की दिशा में पहला कदम बढ़ाया और सिया और आर्या को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह घटना न केवल समाज को चौंकाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब तक सच्चाई का फाश ना हो तब तक किसी भी गलत काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या इस घटना ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया? इस कहानी से जुड़ी अपनी राय या सुझाव हमें जरूर बताएं। नमस्कार। जिंदगी जिंदाबाद।